कातिल मूर्ति। शमाका ने गौर से देखा तो इंस्पेक्टर के हाथ से पिस्तौल अचानक ही गायब हो गया और इंस्पेक्टर हवा में मुअल्लक हो गया कि फिर अचानक शमाका की दिलदोज़ चीख बुलंद हुई और उसने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और फिर अचानक ही सदियों पुरानी मूर्ति जिसके पास भी जाती उसे मौत से हमकिनार कर देती। लेकिन क्यों? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी कातिल मूर्ति एपिसोड नंबर 8। क्या हुआ सेठ साहब? इंस्पेक्टर जमाल हैरानगी के आलम में बोला। डॉक्टर शाजिया भी अजीब सी नजरों से सेठ इम्तियाज की तरफ देख रही थी। उस कातिल मूर्ति ने मेरा घर तबाह कर दिया, सेठ इम्तियाज बे-इख्तियार रोते हुए बोला। क्या? इंस्पेक्टर जमाल और डॉक्टर चिल्लाए। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो कातिल मूर्ति मेरी बीवी को खा गई, सेठ इम्तियाज ने कहा। लेकिन सेठ साहब, आपके पास वो मूर्ति आई कहां से? इंस्पेक्टर जमाल का लहजा उलझन अमेज था। वो मूर्ति रात में मैं ही तो आपके पास से लेकर गया था, सेठ इम्तियाज ने अजीब बात बताई। क्या? इंस्पेक्टर हैरान होते हुए बोला। जी, वो मूर्ति मैंने ही आपके घर से चुराई थी, मगर वो मुझे ही ले डूबी। मैंने जब आपसे वो मूर्ति चुराई तो मैं घर पहुंचा और मैंने वो मूर्ति अपने कमरे में रख दी, और जब मेरी आंख खुली तो मेरे बीवी के 2 टुकड़े बेड पर पड़े हुए थे और सारा बेड खून में नहाया हुआ था, सेठ इम्तियाज ने कहा। तो इंस्पेक्टर जमाल और डॉक्टर शाजिया हैरान रह गए। तो क्या वो मूर्ति आपको भी नुकसान पहुंचा गई? इंस्पेक्टर जमाल ने कहा। जी हाँ, वो मूर्ति सबकी दुश्मन है, किसी की भी दोस्त नहीं, सेठ इम्तियाज बर्राई हुई आवाज में बोला। तो फिर आप उस मूर्ति को हासिल करने की जद्दोजहद में क्यों लगे थे? इंस्पेक्टर जमाल ने उलझन अमीज लहजे में पूछा। मैं अपने लिए नहीं बल्कि वो मूर्ति किसी और के लिए हासिल कर रहा था, सेठ इम्तियाज ने अजीब बात बताई। क्या मतलब? इंस्पेक्टर जमाल हैरानगी से बोला। जी, आज मैं ये रात छुपाकर क्या करूंगा? मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। मैं चाहता था कि मेरा ये राज मेरी बीवी को ना पता चले, मगर वो तो इस दुनिया में रही नहीं, इसलिए आज मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, क्योंकि ये मूर्ति जब तक रहेगी बेकसूर जाने इसी तरह जाया होती रहेंगी। सेठ साहब, वो कौन लोग हैं जो ये मूर्ति हासिल करना चाहते हैं? इंस्पेक्टर जमाल असल मौजू की तरफ आया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको शुरू से सारी बात बताता हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे छोटी सी पार्टी पर गोल्डन क्लब में इनवाइट किया। पार्टी के अख्ताम पर मेरी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई। उस वक्त मैं शराब के नशे में धुत था, वो लड़की भी शराब के नशे में थी। शराब के नशे में हम ऐसा खराब खेल खेल गए जो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा गया। शर्मिंदगी और नदामत के मिले जुले तासरात के साथ मैं घर पहुंचा। शाम को घर का एक मुलाजिम मेरे पास आया और मुझे एक सीडी देते हुए कहा, साहब, कोई आपके लिए ये सीडी दे गया है। मैंने वो सीडी प्लेयर पर चलाई तो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ से छूट गया। उस सीडी में रात को किया गया मेरा गुनाह रिकॉर्ड था। मेरा जिस्म और मेरी टांगें कांपने लगी। उस वक्त मेरे मोबाइल फोन की रिंगटोन बज उठी। मैंने लैस का बटन प्रेस करते हुए मोबाइल कान से लगाया। सेठ साहब, रिकॉर्डिंग में किसी किस्म की कमी तो नहीं रह गई? दूसरी तरफ से हंसते हुए पूछा गया। कौन हो तुम? मैं लरजते हुए बोला। आपका दोस्त। दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए पूछा गया। कौन से दोस्त हो तुम? दोस्त ऐसी हरकतें करते हैं? मैं गुस्से से भड़क उठा। दोस्त हूं इसीलिए सेठ साहब से सीडी आपको भेजी है, वरना आपकी बीवी को भी तो भेज सकता था, दूसरी तरफ से कहा गया। इस ब्लैकमेलिंग का मतलब क्या है? ब्लैकमेलिंग नहीं सेठ साहब, मैं आपसे एक छोटा सा काम है, उस काम को करने के बाद
मैं इस सीडी दूसरी सीडी जो असल है आपको दे दूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया, काम क्या है? एक आदमी से आपको एक मूर्ति हासिल करनी है। दूसरी तरफ से बताया गया, मूर्ति? कैसी मूर्ति? मैंने घबराकर पूछा। इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हें वो मूर्ति कैसे हासिल करनी पड़ेगी। इतना कहकर दूसरी तरफ से राब्ता मुंतके कर दिया गया। उसके कहने पर फुलवारी गांव में प्रोजेक्ट पर मौजूद एक नौजवान दाऊद से मिला। उसी के कहने पर मैंने उसे 10 लाख रुपए की ऑफर पेश की। खैर वो मान गया और फिर दोबारा मुझे उसका फोन आया कि उन्हें वो मूर्ति मिल चुकी है, अब वो हासिल करे। मैंने फुलवारी गांव में अपने एक आदमी को दौड़ाया और दाऊद से राब्ता किया, तो उसके जरिए मुझे पता चल गया कि मूर्ति वाकई मिल चुकी है। मैंने दाऊद से कहा कि वो गांव के बस स्टॉप की तरफ पहुंचे, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से कूच कर गया। फिर दोबारा मैंने उसी आदमी के कहने पर किसी खावर नामी के बच्चे को अगवा कराया। अगवा करने वाले आदमी उसके थे, लेकिन फिर कोई वहां मौजूद जग्गू को जख्मी करके उस बच्चे को भगा ले गया। फिर कल रात उसने दोबारा मुझे फोन किया और आपके पास वो मूर्ति लेने के लिए भेज दिया, लेकिन वो कातिल मूर्ति मेरा घर तबाह बर्बाद कर गई। सारी तफसील सुनाने के बाद सेठ रोने लगा। काफी देर इंस्पेक्टर जमाल और डॉक्टर शाजिया रोते हुए सेठ इम्तियाज को देखते रहे। सेठ साहब, इस वक्त वो मूर्ति कहाँ है? इंस्पेक्टर जमाल बोला, मेरे पास ही है। इतना कहकर सेठ इम्तियाज ने वो मूर्ति निकालकर मेज पर रख दी। डॉक्टर शाजिया ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर वो मूर्ति पकड़ी और गौर से देखने लगी। सेठ साहब, वो कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर जमाल ने पूछा। मैं क्या कह सकता हूं, सेठ इम्तियाज बेबसी के आलम में बोला। डॉक्टर शाजिया ने देखा मूर्ति की कमर वाला हिस्सा काफी नरम था। अभी डॉक्टर शाजिया उंगली की टोक से उस हिस्से पर दबाव डालना चाहती थी कि उसके पर्स में मौजूद मोबाइल फोन की रिंगटोन बज उठी। डॉक्टर शाजिया ने वो मूर्ति मेज पर रखी और पर्स से मोबाइल निकाला और यस का बटन प्रेस किया और मोबाइल कान से लगाया। बाजी, आप जो मेरे लिए खिलौने लेकर आई थी वो उन जालमों ने तोड़ दिए। दूसरी तरफ से की आवाज डॉक्टर शाजिया के कानों में पड़ी तो खौफ के बाद डॉक्टर शाजिया का जिस्म कांपने लगा। तो तुम? डॉक्टर शाजिया कांपती हुई आवाज में बोली। इंस्पेक्टर जमाल और सेठ इम्तियाज भी डॉक्टर शाजिया की तरफ मतवज्जा हो गए थे। डॉक्टर साहबा, आपका भाई इस वक्त मेरे कब्जे में है। दूसरी तरफ से एक और सख्त मर्दाना आवाज डॉक्टर शाजिया के कानों में पड़ी। कौन हो तुम? डॉक्टर शाजिया ने पूछा। इस बात को छोड़िए डॉक्टर साहबा, ये सोचिए कि आपका भाई कामरान मेरे कब्जे में है। आपको सिर्फ करना यह होगा कि वो सेठ इम्तियाज साला गद्दार हो गया है। आपको इंस्पेक्टर जमाल से वो मूर्ति हासिल करना होगी और मुझ तक पहुंचाना होगी। डॉक्टर साहबा, जल्दी करें। जितनी देर आप करेंगी मैं आपके भाई को तकलीफ देता रहूंगा। मैं आपको 1 घंटे के बाद फोन करूंगा। इतना कहकर दूसरी तरफ से राब्ता मुंतके कर दिया गया। डॉक्टर शाजिया के करीब एक गाड़ी आकर रुकी और डॉक्टर शाजिया फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर जग्गू बैठा हुआ था। मूर्ति ले आई हो? जग्गू ने सख्त लहजे में पूछा। हाँ। इतना कहकर डॉक्टर शाजिया ने वो मूर्ति पर्स से निकाल कर दिखा दी और इत्मीनान होने के बाद जग्गू ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। उस पुलिस वाले को तो पता नहीं चला? जग्गू ने पूछा। नहीं, डॉक्टर शाजिया ने मुक्त सिर सा जवाब दिया। तो फिर उसने ये मूर्ति तुम्हें कैसे दी? जग्गू ने पूछा। मैंने कहा कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूं जो इस मूर्ति के बारे में सारी हकीकत बता सकता है, तो इंस्पेक्टर जमाल ने यह मूर्ति मुझे दे दी। डॉक्टर शाजिया ने बताया। गुड, तुम तो काफी समझदार हो। जग्गू मुस्कुराया।
तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? डॉक्टर शाजिया ने परेशान लहजे में पूछा। तुम परेशान मत हो, यह मूर्ति बास तुमसे लेकर तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ देगा, जग्गू ने कहा। आखिर ये मूर्ति है क्या भला जिस वजह से इतना कुछ हो रहा है? डॉक्टर शाजिया बोली। ये तो बास ही जानता है, जग्गू ने कंधे उचकाए। मैं तो खुद नया नया आया हूं। बास के खास आदमी तो उस्ताद और करमू थे, लेकर वो दोनों भी इस मूर्ति का शिकार हो गए। आज इस मूर्ति की जो भी हकीकत है वो सामने आ जाएगी, जग्गू ने कहा। गाड़ी अब फुलवारी गांव जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। ये तुम गाड़ी कहां ले जा रहे हो? डॉक्टर शाजिया ने हैरान कुन लहजे में पूछा। वहीं जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। जग्गू ने गाड़ी एक खैमे के पास ले जाकर रोक दी। वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। खैमे के अंदर चलो। अब जग्गू का लहजा यकदम सख्त हो गया था। डॉक्टर शाजिया खैमे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि खैमे में एक लंबी सी मेज पड़ी हुई थी, जिस पर एक हनूत शुदा काले रंग की लाश पड़ी हुई थी। उस मेज के पास एक नकाबपोश खड़ा था। एक तरफ दो असला बरादर के दरमियान एक नौजवान एक टूटा खिलौना पकड़े खड़ा था। बाजी आप? नौजवान चहका। हाँ मैं आ गई, तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर शाजिया मुस्कुराते हुए बोली। वो लड़का जो डॉक्टर शाजिया का भाई था डॉक्टर शाजिया की तरफ भागने लगा, मगर एक असला बरादर ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। बाजी, कामरान चीखा। भैया आप वहीं खड़े रहो, भैया आप वहीं खड़े रहो, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, डॉक्टर शाजिया ने प्यार से कामरान को समझाते हुए कहा। डॉक्टर साहबा माफी चाहता हूं, मैंने इसके खिलौने तोड़ दिए। नकाबपोश की आवाज में हंसी शामिल थी। तुम लोगों का काम ही इसी तरह का है, ये तो खिलौने थे, फिर आ जाएंगे, लेकिन तुम तो लोगों की जिंदगियों को भी खिलौना समझते हो, डॉक्टर शाजिया नफरत अंगेज लहजे में बोली। डॉक्टर साहबा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, नकाबपोश ने कहा। नहीं, याद तो पड़ता है कि ये आवाज मैंने कहीं सुनी है, मगर कहां ये याद नहीं आ रहा, डॉक्टर शाजिया दिमाग पर जोर देते हुए बोली। खैर छोड़े, पहले असल काम कर लें, फिर बाद में तसल्ली से तारफ होगा। लाइए वो मूर्ति मुझे दे दें, नकाबपोश ने कहते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। नहीं, पहले मेरे भाई को छोड़ दो, डॉक्टर शाजिया ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। नहीं डॉक्टर साहबा, शायद आप होश में नहीं हैं, इर्द गिर्द देखिए, इस वक्त आप बारगेन की पोजीशन में नहीं हैं। फिर भी मैं आपसे वादा करता हूं कि काम के खत्म होते ही मैं आपको और आपके इस पागल भाई को छोड़ दूंगा, नकाबपोश इस दफा सख्त लहजे में बोला। डॉक्टर शाजिया ने बेबसी के आलम में वो मूर्ति नकाबपोश को पकड़ा दी। गुड, देखा जग्गू, मैं ना कहता था कि डॉक्टर शाजिया काफी समझदार हैं। नकाबपोश ने जग्गू की तरफ देखा तो जग्गू भी जवाबन मुस्कुराया। नकाबपोश टेबल के पास आया और मूर्ति को उस लाश पर पेट के बल रख दिया। डॉक्टर साहबा, ये वही लाश है जो म्यूजियम से गायब हुई थी और यहाँ जमीन में धन से महल से मिली थी। इस लाश को मैंने ही म्यूजियम से गायब करवाया था। इतना कहकर उस नकाबपोश ने मूर्ति की कमर वाला नरम हिस्सा दबा दिया। मूर्ति से तेज सफेद रंग की शुआएं निकली और उस लाश पर पड़ने लगी। साथ ही गड़गड़ की तेज आवाज पैदा होना शुरू हुई। जमीन भी बुरी तरह कांपने लगी, जैसे जल्जला आया हो, और फिर न जाने कहां से उस लाश पर गोश्त चढ़ना शुरू हो गया। खैमे में मौजूद सारे अफराद हैरानगी से ये मंजर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां खौफनाक शक्लो सूरत का आदमी लेटा हुआ था, जिसे देखकर बेइख्तियार डॉक्टर शाजिया के मुंह से चीख निकल गई और एक तरफ खड़ा कामरान भी खौफ से थर थर कांपने लगा। उस आदमी ने आंखें खोली तो वो खून की तरह सुर्ख थी। नकाबपोश ने जल्दी से वो मूर्ति लाश पर से उठा ली तो वो लाश उठकर खड़ी हो गई। उसकी रंगत मुकम्मल स्याह थी।
उसके लंबे लंबे बाल थे जो पीछे की तरफ थे और कमर तक पहुंचे हुए थे। मेरी मूर्ति कहाँ है? वो लाशनुमा आदमी गुस्से से बोला। उस आदमी की आवाज इतनी तेज और खौफनाक थी कि बेइख्तियार वहां मौजूद सब अफराद ने कानों पर हाथ रख लिए। वो मेरे पास है, नकाबपोश ने कहा। शायद वो भी अंदर से घबराया हुआ था। मेरी मूर्ति मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगा, वो आदमी गुस्से से चीखा। उस आदमी की आवाज इतनी खौफनाक थी कि खैमे में मौजूद सफी अफराद थर थर कांपने लगे। ये मूर्ति मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे कुछ हुक्म मानना होंगे, नकाबपोश भी इस दफा गुस्से से चीखा। आप जो कहोगे मैं करूंगा, वो आदमी यकदम मौदबाना लहजे में बोला। अदब के लहजे में भी उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि ऐसे लग रहा था जैसे वो नकाबपोश को हुक्म दे रहा हो। उस आदमी ने हाथ ऊपर किए तो हर तरफ अंधेरा छा गया, इतना कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। जब अंधेरा छटा तो वो एक बहुत ही खूबसूरत महल के सामने खड़े थे। सब हैरानी से उस खूबसूरत महल की तरफ देख रहे थे। ये है आपका महल, जिसे मैंने जमीन की कैद से आजाद कराया है। उसने दोबारा अपने दोनों हाथ ऊपर किए। अब सब हैरानगी से इर्द गिर्द देख रहे थे। अब वो एक बहुत बड़े और खूबसूरत हाल में खड़े थे। ऐसा हाल जो पुराने जमाने के बादशाहों के दरबार जैसा था। पूरा हाल रोशनी में नहाया हुआ था। सामने एक चबूतरे पर एक खूबसूरत तख्त पड़ा हुआ था। ये महल, नकाबपोश ने हैरानगी से इर्द गिर्द देखते हुए कहा। यह मेरा महल है जो अब आपका है, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट भी बड़ी खौफनाक थी। एक तरफ खड़े जग्गू ने अपनी जेब से एक आला निकाला और उस पर लगा बटन दबाकर जल्दी से वो आला जेब में डाल लिया था। उसी वक्त पुलिस की वर्दियों में 10-15 कांस्टेबल अंदर दाखिल हुए। खबरदार, किसी ने भी किसी किस्म की हरकत करने की कोशिश की तो भून डालेंगे, उनमें से एक गरजते हुए बोला। सब अचानक इतने कांस्टेबलों को देखकर हैरान रह गए। उसी वक्त हाल नकाबपोशों के कहकों से गूंज उठा। ये पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, शमाका इन्हें सबक सिखाओ, नकाबपोश ने उस खौफनाक शक्ल वाले आदमी से मुखातब होते हुए कहा। जो हुक्म, वो आदमी कहकर लगाते हुए बोला। साथ ही उस आदमी ने अपने दोनों हाथों का इशारा हाल के फर्श की तरफ किया। हाल का फर्श यकदम रेत की तरह नरम हो गया और सब अफराद उसमें धनसना शुरू हो गए। बाबा बचाओ, कई आवाजें उभरी। उन सब अफराद के जिस्म का आधा हिस्सा जमीन में धनस गया, सिर्फ सीना और सर बाहर थे। बाबा बाजी, कामरान चीखा और उसने दोबारा डॉक्टर शाजिया की तरफ भागना चाहा, मगर पीछे खड़े असला बरादर ने उनकी कोशिशें नाकाम कर दी। जग्गू भी नकाबपोश के पीछे खड़ा था। एक मर्तबा फिर नकाबपोश के कहकों से हाल गूंज उठा, मैं तुम सब को खत्म कर दूंगा। नकाबपोश ने अपना नकाब उतारा। नकाबपोश का चेहरा देखकर सब दंग रह गए, खास तौर पर डॉक्टर शाजिया। तथा तुम तो हैरत के बाद डॉक्टर शाजिया के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले। हाँ शाजिया, मैं तो पागल था, तो फिर ठीक कैसे हो गया? वो नौजवान मुस्कुराते हुए बोला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस सारे खेल के पीछे तुम होगे दाऊद, डॉक्टर शाजिया यकीन ना आने वाले लहजे में बोली। दाऊद के पीछे खड़ा जग्गू भी हैरत भरी नजरों से दाऊद को देख रहा था। ये सारा खेल किस लिए दाऊद? डॉक्टर शाजिया ने पूछा। हाँ, अब मैं सारी हकीकत बताता हूं। वैसे भी तुम सबको मर जाना है, दाऊद ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब? कई आवाजें उभरी। मैं लोगों को तबाह बर्बाद करूंगा, इन सारे लोगों को गुलाम बनाना ही तो मेरा मकसद है, दाऊद मगरूराना लहजे में बोला। ये हुरा का जादूगर खड़ा है ना शाजिया, इसी के जरिए मैं दुनिया पर हुकूमत करूंगा। तुम इसे नहीं जानती, मैं तुम्हें सारी बात शुरू से बताता हूं। पिछली दफा खुदाई के जरिए हमें एक गांव के आसार मिले
जो काफी पुराना था। वहां से मुझे एक बोसीदा किताब मिली। वो किताब किसी की आप बीती थी। वो किताब तकरीबन सदियों पहले की थी। उस दौर में शमाका नामी एक जादूगर था जिसका खौफ हर तरफ फैला था। वो इतना जालिम था कि लोगों का खून पीता था, नौजवानों को जंजीरों से बांधकर भूखा प्यासा रखता, उनकी तकलीफ और बेबसी पर कहके लगाता। वो इतना जालिम था कि उसके गुलाम भी उससे बहुत तंग थे, मगर वो उसकी ताकतों से बखूबी वाकिफ थे। एक दफा एक नौजवान को शमाका जादूगर की मौत के राज का पता चल ही गया। जादूगर की ताकतें एक मूर्ति में कैद थी। उसने गांव वालों को बताया तो गांव के बुजुर्गों ने राय दी कि वो किसी तरह वो मूर्ति हासिल कर लें, तो फिर गांव वाले उस जादूगर पर धावा बोल देंगे। नौजवान गुलाम ने शमाका का जादू करके सोए में वो मूर्ति चुरा ली और गांव वालों ने बेशुमार शमाका का जादूगर पर हमला कर दिया और तलवारों से जादूगर का काम तमाम कर दिया। गांव वालों ने जादूगर की लाश पर पट्टियां बांध दी और एक संदूक में बंद कर दिया। गांव वाले ये बात बखूबी जानते थे कि जादूगर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वो मूर्ति सलामत थी तो जादूगर भी जिंदा था। लेकिन वो मूर्ति थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो लोग आग में मूर्ति को फेंकते तो आग यकदम बुझ जाती। बार बार ये अमल किया गया, मगर आग हर दफा बुझ जाती। फिर लोहे के औजारों से मूर्ति को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई, मगर औजार टूट गए, मगर मूर्ति ना टूटी। गांव के बुजुर्गों ने हर एक का आना जाना उस महल से बंद कर दिया। महल में खजाना भी था, मगर डर और खौफ की वजह से किसी ने भी उस खजाने को छुआ भी नहीं। उस किताब में मजीद भी लिखा हुआ था कि अगर आज भी कोई इंसान अगर उस मूर्ति को हासिल करके मूर्ति को पेट के बल उस लाश पर लगाकर मूर्ति की कमर पर मौजूद नरम हिस्सा दबाए तो वो जादूगर दोबारा जिंदा हो जाएगा। उस मूर्ति के जरिए वो आदमी पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। किताब में फुलवारी गांव का नक्शा भी मौजूद था। अब मैंने उस मूर्ति को हासिल करने का प्लान बनाया। मैंने प्रोफेसर अब्बास को एक गुमनाम फोन किया और फुलवारी गांव का बताकर कहा कि अगर वो वहां खुदाई करे तो वहां से बहुत कुछ मिलेगा। खैर, प्रोफेसर अब्बास ने मेरी बात मान ली और यहां खुदाई का काम शुरू करवा दिया। जब मैं और प्रोफेसर अब्बास रूबरू हुए थे तो उस वक्त मेरा एक खास आदमी प्रोफेसर अब्बास से बात करता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि यहां होने वाली खौफनाक वाकयात की वजह यह मूर्ति है। मुझे एक और आदमी की जरूरत थी जिसे मैं वक्त पर आने पर कुर्बानी का बकरा बनाऊं और खुद साफ साफ बच निकलूं। इस काम के लिए मुझे सेठ इम्तियाज माकूल लगा। मैंने लड़की मारिया के जरिए उसे अपना गुलाम बनाया। शराब में नशा तो था ही, मगर मारिया ने सेठ इम्तियाज की ड्रिंक में एक नशा आवर दवा भी डाल दी। नशे के साथ लड़की हो तो आदमी गुमराह तो हो ही जाता है। मैंने सेठ इम्तियाज के रात भर के किए गए कारनामों को रिकॉर्ड किया और उसे अपने इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनाया। मूर्ति मिलने पर हैरानगी वाली बात यह हुई कि प्रोफेसर अब्बास को की खौफनाक मौत हो गई। यह मूर्ति में मौजूद जादूगर की ताकतों का काम था। जादूगर की तरह उसकी ताकतें भी बहुत जालिम थी। मैं चाहता था कि यह मूर्ति सेठ इम्तियाज के भेजे गए आदमी के हवाले कर दूं। बाद में खुद ही यह मूर्ति सेठ इम्तियाज से हासिल कर लूंगा, मगर यह मूर्ति इतनी जालिम कि इसने मुझे भी धोखा दे दिया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने मूर्ति पर एक छोटी सी चिप लगा दी थी जिसकी वजह से मुझे मूर्ति की मौजूदगी का इल्म था। मैंने प्रोफेसर अब्बास के खेमे में एक छोटा सा कैमरा और एक आला लगा रखा था जिससे मैं उसकी हरकतों सकनात पर नजर रखता था। एक्सीडेंट के बाद मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। वहां मुझे मेरे आदमी ने आगाह किया कि एक इंस्पेक्टर जिसका नाम इंस्पेक्टर जमाल है बार बार यहां आता है और डॉक्टर से मेरे होश में आने का पूछता है। मुझे हैरानगी हुई।
फिर मैं समझ गया कि जरूर उस इंस्पेक्टर को मेरे खैमे में मौजूद आलात मिल चुके होंगे जिसके जरिए मैं प्रोफेसर अब्बास पर नजर रखता था। यहां तक कहकर दाऊद सांस लेने के लिए रुका तो डॉक्टर शाजिया हैरानगी से बोली, इंस्पेक्टर जमाल? हाँ इंस्पेक्टर जमाल। मैंने डॉक्टर को रिश्वत दी और ये कहने पर मजबूर कर दिया कि मैं दिमागी तौर पर पागल हो चुका हूं। मैंने पागल खाने के इंचार्ज डॉक्टर को भी खरीद लिया। फिर कुछ दिन बाद मैंने 1-2 दिन पहले अखबार पर नजर डाली तो उसमें महमूद की बीवी की मौत के बारे में खबर छपी थी। मैं समझ गया कि यह उसी मूर्ति का काम है। कुदरत मुझ पर हर तरह मेहरबान थी। पागल खाने में तुम्हारे पागल भाई के बारे में भी पता चला तो पागलपन में मैंने तुम्हें महमूद के घर की तरफ मतवज्जा किया और मूर्ति की कहानी सुनाई। आदि मदद डॉक्टर आसफ ने की। मैं चाहता था कि वह मूर्ति हासिल कर लो और बाद में मैं तुमसे खुद हासिल कर लूंगा क्योंकि तुम महमूद के जरिए खावर तक पहुंच सकती थी। मूर्ति पर लगी चिप ने यह तो बता दिया था कि मूर्ति खावर के घर में मौजूद है। उधर मैंने अपने साथियों के जरिए खावर के बेटे हमजा को अगवा करवा लिया, लेकिन मेरे अड्डे से हमजा को कोई छुड़ा कर ले गया। अब तो यह मालूम नहीं था कि वह बच्चा कहां गया और उसे कौन ले गया। हमजा को ले जाने वाले शख्स ने जग्गू को जख्मी कर दिया था। मैंने खावर के घर अपने 2 आदमियों को भेज दिया, लेकिन वो भी मूर्ति का शिकार हो गए। मूर्ति फुलवारी गांव में एक मर्तबा फिर पहुंच गई। उधर मैंने म्यूजियम से लाश गायब करवा दी और इंस्पेक्टर जमाल दोबारा शहर में आया तो मैंने सेठ इम्तियाज पर दबाव डालना शुरू किया वो तुमसे मूर्ति हासिल करे। खैर उसने वो मूर्ति हासिल कर ली, लेकिन सेठ इम्तियाज की बीवी भी उस मूर्ति की ताकतों का शिकार हो गई और उसने वो मूर्ति इंस्पेक्टर जमाल को पकड़ा दी। अब जो आखिरी आदमी मेरे जहन में आया वो था तुम्हारा भाई, और बाकी बात तो तुम जानती हो। ये है कुल कहानी। यहां तक कहकर दाऊद खामोश हो गया। देखो दाऊद, दुनिया पर बहुत से लोगों ने हुकूमत करने की कोशिश की मगर वो खाक में मिल गए। एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें मशवरा देती हूं, ये ख्वाब देखना छोड़ दो वरना तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, डॉक्टर शाजिया ने कहा। नहीं शाजिया, मेरा ख्वाब अब पूरा होगा। मैं तंग आ गया हूं इस खुदाई वाले काम से। अब बैठकर इस दुनिया पर हुकूमत करना चाहता हूं, दाऊद ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मिस्टर दाऊद, मैं आपकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर जग्गू ने पास खड़े दाऊद की कंपनी पर रिवाल्वर रख दिया। ये क्या जग्गू? दाऊद हैरत ज़दा लहजे में बोला। जग्गू नहीं, इंस्पेक्टर जमाल कहो, जग्गू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? दाऊद चिल्लाया। हाँ दाऊद, मैं इंस्पेक्टर जमाल हूं। मेरे चेहरे पर मास्क मौजूद है। तुम क्या समझते थे मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? मैं जग्गू बनकर तुम्हारे गिरोह में शामिल हुआ। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उस्ताद और करमू तुम्हारे आदमी निकले, वरना मुझे काफी मेहनत करना पड़ती। जब मैं फुलवारी गांव प्रोफेसर अब्बास की मौत पर आया तो मुझे तुम्हारे खैमे से बातचीत के सुनने वाले आलात मिले और जो चिप थी वो प्रोफेसर अब्बास के खैमे में लगी हुई थी। लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि तुम पागल हो गए हो तो मेरा ध्यान तुमसे हट गया। उस्ताद और करमू के गिरोह में इस तरह शामिल हुआ कि मैंने अखबार में एक अजीब इश्तिहार देखा जिसमें लिखा था कि मालिक मकान अपना मकान बेचना चाहता है और खरीदार चाहिए। लेकिन जब मैंने उसकी तफसील पढ़ी तो मैं समझ गया कि जरूर ये कोई गलत गिरोह है जिसे कोई आदमी चाहिए। मैं नकाब पहनकर उस गिरोह में शामिल हो गया। ये इत्तेफाक की बात थी कि मैं पहले जिस केस को हासिल करना चाहता था वही केस फिर मेरे सामने आ गया। इतना कहकर इंस्पेक्टर जमाल ने रिवाल्वर का दबाव दाऊद की कंपनी पर बढ़ा दिया और बोला, अब ये मूर्ति मेरे हवाले कर दो। शमाका, इसे सबक सिखाओ, दाऊद यकदम चीखते हुए बोला। शमाका ने इंस्पेक्टर जमाल की तरफ देखा तो उसके हाथ में मौजूद रिवाल्वर गायब हो गया और इंस्पेक्टर जमाल बगैर किसी सहारे के हवा में मुअल्लक हो गया। उसी वक्त डॉक्टर शाजिया के भाई कामरान ने अजीब हरकत की। वो दोनों असला बरादर आदमियों के नरगे से बाहर निकला और दाऊद के हाथ में पकड़ी मूर्ति छीनकर
डॉक्टर शाजिया की तरफ भागा। बदहवासी के आलम में दाऊद भी उसके पीछे भागा। ये आंखें कितनी खूबसूरत हैं, इसकी कामरान मूर्ति की आंखों की तरफ देखते हुए बोला, जो दो सुर्ख रंग के मोती थे। कामरान एक जगह रुका और उसने मूर्ति में आंख की जगह लगे एक मोती को जोर से खींचा तो हाल में एक जोरदार चीख गूंजी। वो चीख इतनी जोरदार थी कि सबको अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। वो चीख शमाका की थी। शाबाश कामरान, इन दोनों मोतियों को खींचकर अलग कर दो, डॉक्टर शाजिया मुस्कुराते हुए बोली। तो कामरान ने यक्के बाद देगरे दोनों मोती खींचकर अलग कर दिए और फिर तो पूरा हाल कर्बनाक चीखों से गूंज उठा। दाऊद भी एक जगह रुककर हैरानगी से शमाका की तरफ देखने लगा, जिसने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए थे। उसने मुझे खत्म कर दिया, इन दो मोतियों में ही तो मेरी जान थी, शमाका चीखते हुए बोला। साथ ही पूरे हाल में स्याह अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में शमाका की खौफनाक चीखें शामिल थी। जब अंधेरा छटा तो सारे लोग हैरानगी से इर्द गिर्द देखने लगे। वो सब एक खुले मैदान में खड़े हुए थे और वो कातिल मूर्ति, जिसने अब तक कई जाने ली थी, बड़ी आसानी से खत्म हो गई थी। मैं इस पागल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इतना कहकर दाऊद गुस्से के आलम में तेजी से एक तरफ खड़े कामरान की तरफ पड़ा। इंस्पेक्टर जमाल भी तेजी से दाऊद के पीछे भागा और इससे पहले कि दाऊद कामरान पर हमला करता, इंस्पेक्टर जमाल ने एक जोरदार लात दाऊद की कमर पर दे मारी और दाऊद चीखता हुआ मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। गिरफ्तार कर लो इसको, इंस्पेक्टर जमाल ने गुस्से से कहा और कांस्टेबलों ने आगे बढ़कर दाऊद को पकड़ लिया। अब यह काफिला शहर की तरफ बढ़ा। दाऊद और उसके दो साथी पुलिस जीप में हथकड़ियों की कैद में मौजूद थे। इंस्पेक्टर साहब, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, डॉक्टर शाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जवाबन इंस्पेक्टर जमाल भी मुस्कुरा दिया। वैसे कम तो आपका भाई भी नहीं, वो भी आपकी तरह बहादुर निकला, असल हीरो तो वही है, इंस्पेक्टर जमाल ने कहा। तो डॉक्टर शाजिया मुस्कुरा दी। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आपके सर पर चोट कैसे लगी, डॉक्टर शाजिया ने हंसते हुए पूछा। डॉक्टर साहबा, आपने मारा तो सर पर था, मगर चोट दिल पर लगी है, इंस्पेक्टर जमाल ने कहा। तो डॉक्टर शाजिया धीरे से मुस्कुरा दी। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।